स्टूडेंट्स सब अब हम लोग पहले पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने बताया था कि दोज केमिकल सबस्टेंसेज व्हिच हैज एबिलिटी टू पास इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन। फिर हमने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हो सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। तो यहाँ तो इन जनरल केमिस्ट्री में सिर्फ ये पढ़ लिए कि इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के, वीक है कि पार्शियल आयनाइजेशन होगा तो वीक होगा और कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन हम आयंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि कितने आयन, नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, इस चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम कुछ टर्म इसके लिए हमें देना पड़ेगा। जो टर्म हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं और वो टर्म आप पहले फॉलो करेंगे, फिर उस टर्म के बारे में हम आपको अच्छी तरह समझा देते हैं। और वो टर्म, सबसे पहला टर्म होगा रेसिस्टेंस होगा, कंडक्टेंस होगा, मोलर कंडक्टिविटी होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। इस सारे टर्म पढ़ने के बाद लास्ट में हम एक कोलरास लॉ पढ़ाएंगे। कोलरास लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट का जितने आयंस होते हैं उस कोलरास लॉ के द्वारा हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो हम ये टर्म लिखते हैं, आप लोग उतार लीजिए। स्टूडेंट्स, रेसिस्टेंस हमने लिख दिया है, रेसिस्टेंस आप इसको नोट कर लीजिए। रेसिस्टेंस दूसरा टर्म हमने कंडक्टेंस लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर हम ऐसे जितने टर्म, चूंकि ये टर्म इसलिए पढ़ाने पड़ते हैं आपको कि हम लोग को कोलरास लॉ समझना होता है। कोलरास लॉ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और उसको समझ के ही, हम इसको समझने के बाद ही कोलरास लॉ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए हम इसकी जरूरत वहां होती है, हम इसका यूज करेंगे वहां, इसलिए हम इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर दूसरा हम लिख रहे हैं। स्टूडेंट, इसको भी नोट कर लीजिए। हमने लिखा है, आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से आप समझते हैं। अगर आपको इसमें कोई समझने में कोई, क्योंकि सारे को न्यूमेरिकल्स हम देंगे, एक एक टॉपिक न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, इसलिए इसे पढ़ाया जाता है। और हमने पहले भी प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि न्यूमेरिकल का वैल्यू केमिस्ट्री में इसलिए होता है कि यह बहुत आसान होता है और टेक्स्ट से ही केवल क्वेश्चन बोर्ड में ले लिए जाते हैं। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन। तो हम लिख सकते हैं, हमने सारा ये लिख दिया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर हम इसको इसमें लिख दिए, इसका यूनिट लिख दिए। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको दूसरा टॉपिक दे रहे हैं, दूसरा टर्म दे रहे हैं, और उस सारे टर्म को आप पढ़ेंगे अच्छी तरह, ताकि इसको न्यूमेरिकल हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगी, आप उससे आप बना पाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट। रेसिस्टेंस हम बता दिए हैं और रेसिस्टेंस के बारे में आपको समझा दिए थे। अब उसमें जो रो लिखे हैं वो रो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्पेसिफिक रेसिस्टेंट का के नाम से जानते हैं। उसको रेसिस्टिविटी भी कह सकते हैं। रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर, किस तरह का मटेरियल हम यूज करते हैं। तो हम आगे जो आपको यह नोट्स दे रहे हैं उसमें हम लिख रहे हैं, रेसिस्टिविटी डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस इन ओम of a conductor having its length equal to 1 centimeter and area of cross section equal to 1 centimeter square होगा। तो रो इक्वल टू आर हो गया, तो एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तभी रो इक्वल टू आर होगा। टर्म नंबर 3 है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी एंड डिनोटेड बाय कप्पा के से। तो कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई रो या 1 बाई आर इंटू एल बाई एल ए, या फिर कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए। सेल कांस्टेंट जी स्टार अगर हम लगाते हैं तो एल बाई ए हो जाता है, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। के क्या है, कप्पा क्या हो जाएगा तब, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, यानी कि हम इन जनरल देखेंगे तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी इंटू जी स्टार हो गया, जी का पहले आप पढ़ चुके थे, और जी स्टार यहाँ हमने लिखा है सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू एल बाई ए। यूनिट इसका होता है ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स।
Conductivity is the conductance of electrolyte when the solution is placed between two such electrodes which are 1 centimeter apart and each has an area of cross section equal to the 1 centimeter square. Then K equal to क्या हो जाएगा G. G कब होगा? जब L equal to 1 centimeter, A equal to 1 centimeter square होगा. Student, now we have topic number 4, molar conductivity. टर्म 4 है मोलर कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा m से डिनोट करते हैं. मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस furnished by the electrolyte when 1 mole of its dissolved in its aqueous solution. फिर से इसको समझ लीजिए. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल द आयंस. जितने आयंस हैं उस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उनके सबका जो सम होगा फर्निश्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट व्हेन 1 मोल ऑफ इट इज डिसॉल्व इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या हुआ? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल द आयंस फर्निश्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट व्हेन 1 मोल ऑफ इट इज डिसॉल्व इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. हम इसको चूंकि न्यूमेरिकल टर्म में लाना चाहेंगे तो लैम्डा m इक्वल टू k इंटू 1000 बाई m, लैम्डा m इक्वल टू k इंटू v भी लिख सकते हैं. जब लैम्डा m इक्वल टू k इंटू 1000 बाई m होगा, यूनिट ऑफ द लैम्डा m होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. या हम इसको ओम इनवर्स न लिखकर हम लिख सकते हैं 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जो कितने के बराबर होगा? 10 टू द पावर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. अब तो ये हम लोग टर्म पढ़े, 4 टर्म पढ़ चुके हैं. 4 टर्म में मेरे पास ये आया, सबसे पहले रेसिस्टेंस आया, फिर आया कंडक्टेंस आया, फिर कंडक्टेंस के बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पढ़ा, जान लिए हम लोग. सबका डेफिनेशन टर्म आपको बता दिए, उसका न्यूमेरिकल टर्म बता दिए. अब हमको आना लाना है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन. द स्टूडेंट, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के कॉन्सेप्ट में देखेंगे उसका क्या वेरिएशन होता है. सो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. जितना हम कंडक्टिविटी घटाएंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन उतना ही घटाना पड़ेगा. बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए होगा. कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? पार्शियल आयोनाइजेशन. स्ट्रॉन्ग क्या है? एंड कंप्लीट आयोनाइजेशन. इन जनरल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन. अकॉर्डिंग टू द डेवे-हॉकेल-सेंजर इक्वेशन के हिसाब से लैम्डा mc इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस v रूट अंडर c. हम तीनों का अलग अलग ब्रीफ किया हुआ है. मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा नॉट m मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और 0 कॉन्सेंट्रेशन, और v क्या है? कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एट टेम्परेचर और टेम्परेचर. सो लैम्डा mc इक्वल टू k इंटू 1000 बाई c हो जाएगा. ठीक है. फिर हम एक ग्राफ दिए हैं, ग्राफ में आप देख लीजिए, यानी कि आप इसको इस तरह से देख सकते हैं. इस ग्राफ को जो हमने बनाया है, पहले ग्राफ को आप ठीक से देख लीजिए. फिर ग्राफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, फिर हम इसको बोर्ड पर क्लियर करेंगे अलग से. हमने लिखा है कि व्हेन c इक्वल टू 0 और डाइल्यूशन इनफाइनाइट है तो मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. कब ऐसा कहेंगे? जब कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा या डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा तो मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है. हमने ग्राफ में दिखाया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिखाया है. ग्राफ को अच्छी तरह से समझिए, मैंने उसके बारे में भी नीचे लिख देते हैं. इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? लार्ज होता है. लेकिन बिकॉज देयर आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि यह कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बड़ा होगा. देयरफॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग हाई वैल्यू ऑफ लैम्डा m एट रूम टेम्परेचर.
अब हम देखते हैं डाइल्यूशन करने पर क्या होता है। विथ डाइल्यूशन द इंटर आयोनिक अट्रैक्शन आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज, निश्चित रूप से घटेगा। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, आयन और आयन के बीच में अट्रैक्शन वो घट जाएगा डाइल्यूशन करने पर। एंड द आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगा, और जैसे ही घटेगा तो वो फ्री हो जाएगा और इंक्रीज करने लगेगा, वो एक दूसरे से दूसरे जगह आसानी से जाने लगेगा। इस कारण से इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, और रिजल्ट क्या आएगा कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेट बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ को एक्सट्रापोलेशन करके हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं हो पाता। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इनिशियली लैम्डा एम इंक्रीज on dilution and after some dilution it becomes constant and graph becomes parallel to the y-axis. So we cannot calculate lambda m naught when infinite dilution by extrapolation of the graph for weak electrolyte, and this problem can be solved by Coloras law. अब Coloras law क्या है? It is applicable for weak electrolytes. In this law, it states that at infinite dilution, when the dissociation is complete, जब dissociation complete हो जाता है, each ion of the electrolyte makes a definite contribution of its own towards the molar conductivity of the electrolyte, and it is quite independent of the presence of the other ions of the electrolyte. So, it is also called law of independent migration of ions और law of independent ionic mobilities. अब देखो एग्जाम्पल में हमने एल्युमिनियम सल्फेट लिया है, आयोनाइज होके 2Al3 प्लस दिया, फिर 3SO4 2 माइनस आया। अब इसका हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में करेंगे तो ये जो एल्युमिनियम का जो 2 है वो इसके इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर हमने दूसरा हमने लिखा है कि ये एसिटिक एसिड का लैम्डा नॉट एम, लैम्डा इनफाइनाइट एम जब हम देखते हैं तो इसको हम इस तरह, ये लिखने का तरीका सिर्फ बताया कि कैसे इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन है कि कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका हम लैम्डा नॉट एम यानी लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम निकाल सकते हैं। दूसरा है कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम और इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। हमने नीचे निकाल देते हैं, आप देखना होगा आपको कैसे निकालते हैं, आपके पेज पर लिखा हुआ। दूसरा मेन एप्लीकेशन इसका है कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर हमें निकालना होगा लैम्डा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड कर देंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन से, तो हमको इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता चल जाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट का है, जिसको आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th में पढ़ा था। सेम चीज यहाँ हमने लाया है, K = C∝² y1 माइनस अल्फा, जो हम इस तरह से लिखकर दिखा सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट करके और एक्सरसाइज से टेक्स्ट से जो भी आपको इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप बनाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होगा मैं PDF बना के फिर भेजूंगा आपको, PDF नोट्स बनाऊंगा और आपको दे दूंगा। हम लोग का अगला टॉपिक होगा कि हम इसको कैसे आगे ले चलते। तो अब आगे हम लोग ले जाएंगे वो है इलेक्ट्रोलाइसिस का जो लॉ होता है फैराडेज के द्वारा दिया गया है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, वो हम लोग जानेंगे और फिर उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। सो स्टूडेंट, थैंक्स।